वेलकम बैक। तो हमें तीन इम्पॉर्टेंट चीज़ों का इंट्रोडक्शन मिल चुका है कि एरर क्या है, एक्यूरेसी क्या है, प्रेसिजन क्या है। एरर हमेशा मेजरमेंट से एसोसिएट होगा। जब आप किसी चीज़ को मेजर करेंगे तो ट्रू वैल्यू और जो उसका मेजर्ड वैल्यू होगा उसके बीच में जो डिफरेंस होगा उसे हम एरर कहेंगे। और प्रेसिजन जो है वो उसके रिजोल्यूशन पे से रिलेटेड था कि सबसे मिनिमम वैल्यू जो वो मेजर कर सकता है उससे नीचे वो मेज़र नहीं कर पाएगा, वो उसका रिजोल्यूशन, वहीं से प्रेसिजन था। और तीसरा चीज़ एक्यूरेसी ऑफ इंस्ट्रूमेंट था कि जिसमें एरर कम होगा, जो इंस्ट्रूमेंट मेजर करके कम एरर देगा उसे हम कहेंगे कि हाईली एक्यूरेट है। सिंपल कुछ उसके बाद हमने देखा था कि एरर जो है वो कितने तरह का होता है, और यही आपने पिछले क्लास में देखा था कि दो तरह के एरर हो सकते हैं, सिस्टमैटिक एरर और रैंडम एरर। सिस्टमैटिक एरर के अंदर में इंस्ट्रूमेंटल एरर, इम्परफेक्शन, एक्सपेरिमेंटल टेक्निक और पर्सनल एरर इंक्लूड था। लिस्ट काउंट एरर को कहीं ना कहीं रैंडम एरर में ही हम रखते हैं, कहीं कहीं सिस्टमैटिक एरर में भी चला जाता है जो रिजोल्यूशन से रिलेटेड था। तो इस वीडियो को पॉज करके सारे पॉइंट्स को एक बार आप पढ़ लें, तब लेक्चर को सुने, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है। ये पिछले क्लास का कंक्लूजन था। आज से हम कुछ मेजरमेंट करेंगे। ठीक है। और मेजरमेंट करने का मतलब है कि अब न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो टॉपिक है वो इम्पॉर्टेंट है। अब एक एक चीज़ को जरा ध्यान से सुनना। देखो कि हमें अब एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर के बारे में देखना है कि ये क्या होता है, कैसा होता है। एरर, ध्यान है कि ट्रू में से मेजर्ड वैल्यू को हमने माइनस कर दिया था, वही एरर था। ठीक है। बट इसको रिप्रेजेंट करने का बहुत सारा तरीका हो सकता है। अब ट्रू माइनस मेजर्ड, मेजर्ड तो हमें पता है कि कोई ना कोई क्या करेगा, इंस्ट्रूमेंट्स इसको मेजर करेगा, तो बाय एन इंस्ट्रूमेंट आप कह सकते हो, बाय एन इंस्ट्रूमेंट जो होगा इसको हम मेजर करेंगे। लेकिन ट्रू वैल्यू किसे कहेंगे, तो दो आपके पास ऑप्शन था। या तो आप थ्योरेटिकली पकड़ लीजिए कि थ्योरेटिकली सर्किट को सॉल्व करके जैसे आपने देखा था वहाँ पे आ जाए, या आपको क्या करना है, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करना है और उस एक्सपेरिमेंट के आउटकम का मीन निकाल लेना है, तो जाके आप क्या होगा कि उसको ट्रू वैल्यू मान सकते हैं। ठीक है। तो इस पूरे कैलकुलेशन में हम इसी के इर्द गिर्द चलेंगे। ठीक है। तो एक एक चीज़ को जरा सा ध्यान से सुनना कि क्या यहाँ पे कहा जा रहा है। पहला चीज़ कहा, देखो, सपोज द वैल्यू ऑब्टेन्ड इन सेवरल मेजरमेंट आर A1, A2, A3, AN। कई बार मेजर किया तो A1, A2, A3, AN आया। अपने दिमाग में समझने के लिए इसको मान लो कि ये जो वैल्यू है वोल्टेज का वैल्यू है। ठीक है। वोल्टेज को हम मेजर कर रहे हैं, तो पहली बार मेजर किए तो A1, दूसरे बार में A2, तीसरे बार में A3, चौथे बार में A1। लेकिन हम उस वोल्टेज को एक ही जगह पे मेजर कर रहे हैं, तो अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी आपकी तगड़ी बनती रहेगी। इसलिए कुछ एक फिजिकल क्वांटिटी उसे मान लो कि कोई ना कोई फिजिकल क्वांटिटी ही A है। तो यहाँ जो मेजर हम कर रहे हैं वोल्टेज को, वोल्ट मीटर से जो मेजर कर रहे हैं, बार बार मेजर कर रहे हैं, कोई भी चीज़ छेड़खानी नहीं किया गया, ये सब चीज़ कांस्टेंट है, एज इट इज़ है, सिर्फ मेजरमेंट बार बार लिया जा रहा है। तो इसी को A1, A2, A3 ऐसे करके, तो जो फिजिकल क्वांटिटी है यहाँ पे, जो A है उसको कह सकते हो कि ये क्या है, वोल्टेज अक्रॉस व्हाट, AB। ठीक है। जहाँ पे हम इसको कैपिटल A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं इसके क्रॉस में। तो इसको दिमाग में रखोगे तो इससे क्या होगा, चीज़ें समझ में आती रहेगी। तो सेवरल मेजरमेंट में A1, A2, A3, AN उसका वैल्यू आ गया। द अर्थमेटिक मीन ऑफ दीज वैल्यू इज टेकन एज द बेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी अंडर द गिवन कंडीशन ऑफ मेजरमेंट। गिवन कंडीशन मतलब वही बैटरी, वही रेजिस्टेंस, वही सब चीज़, इसमें हमने कोई कंडीशन में चेंज नहीं किया, तो उस कंडीशन में इसका जो एक सबसे एक्यूरेट वैल्यू हो सकता है वो उसका अर्थमेटिक मीन हो सकता है। ठीक है। और अर्थमेटिक मीन हम कैसे निकालते हैं, सारे वैल्यू को सम कर दिया और उसे डिवाइड कर दिया नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से। ठीक है। जैसे पहले में 1 आता, दूसरे में 2 आता, तीसरे में 3 आता, सपोज करो, तो इसका मीन वैल्यू क्या निकालते हैं, तीनों को ऐड करके 3 से डिवाइड कर देते हैं। जो वैल्यू आता इसको हम कहते हैं क्या चीज़, कि उसका वो मीन वैल्यू है। ठीक है। उसे रिप्रेजेंट करने का एक और दूसरा तरीका है, यहाँ पे समेशन का ऐसे साइन हम लगा देते हैं। यहाँ पे I इज इक्वल टू 1 से लेके n, और यहाँ पे AI है डिवाइडेड बाई n। इसका सीधा सा एक्सप्रेस करोगे तो यही होगा। इसको सिंबॉलिक फॉर्मेट में ऐसा लिख दिया गया, तो कोई बड़ी बात नहीं है। ओके। तो आपने क्या किया, अभी एक फिजिकल क्वांटिटी का बार बार मेजरमेंट किया है गिवन कंडीशन में,
कंडीशन आपने चेंज नहीं किया, मतलब कि आपने ना बैटरी ना रेसिस्टेंस वगैरह कुछ चेंज नहीं किया है, सिर्फ बार बार मेजर कर रहे हैं। तो उसमें जो मीन वैल्यू आया वो सारे मेजरमेंट का, उसको आपने निकाल दिया। दिस इज बिकॉज as explained earlier, it is reasonable to suppose that individual measurement are as likely to overestimate जो इंडिविजुअल, ये पहले ही बता दिया गया था कि ट्रू वैल्यू निकालने के लिए हम क्या कर देते हैं कि बहुत सारे मेजरमेंट लेके हम उसका मीन निकाल देते हैं। ओवर एस्टिमेटेड एज टू अंडर एस्टिमेट द ट्रू वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी। ठीक है, ट्रू वैल्यू निकालने के लिए हम उसको क्या करते हैं, बहुत सारे ऑब्जर्वेशन लेते हैं, उसका मीन निकाल लेते हैं। तो इस चीज़ को हम ध्यान से पढ़ लेंगे। द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी एंड द इंडिविजुअल मेजरमेंट वैल्यू इज कॉल्ड द एब्सोल्यूट एरर ऑफ द मेजरमेंट। एरर तो समझ में आ गया था। एब्सोल्यूट एरर किसे कहेंगे कि जो मीन हर वैल्यू का, देखो मीन वैल्यू आपने निकाल दिया और हर मेजरमेंट का, जैसे पहले रीडिंग, ये फर्स्ट रीडिंग था, ए मीन माइनस A1 कह दिया, तो पहले रीडिंग का आपने एब्सोल्यूट एरर निकाल दिया। दूसरे रीडिंग का एब्सोल्यूट एरर कितना हो गया, ए मीन माइनस A2। तीसरे चौथे n, तो ए मीन माइनस AN कर देंगे। तो ये हर एक इंडिविजुअल मेजरमेंट का एब्सोल्यूट एरर आ गया। गॉट इट? एब्सोल्यूट एरर समझ में आ गया। एब्सोल्यूट एरर क्या था, हर इंडिविजुअल मेजरमेंट को हमने घटा दिया था, किससे, ट्रू वैल्यू से। और ट्रू वैल्यू किसको मानते हैं, मीन को मानते हैं। तो ये उसका इंडिविजुअल होता है। दिस इज डिनोटेड बाय डेले। अब हल्का सा थोड़ा सा आपको समझना है, ये एब्सोल्यूट एरर इंडिविजुअल मेजरमेंट का हुआ, लेकिन हमें चाहिए वोल्टेज का कि एक्चुअली में उसमें एरर कितना है। आपको समझ में आ रहा है? हर एक इंडिविजुअल मेजरमेंट का नहीं चाहिए। आपको क्या चाहिए, यदि मैंने ये सर्किट चूज़ किया था और हमें चाहिए कि इसके क्रॉस में बताओ भैया वोल्टेज क्या है अनसर्टेनिटी के साथ में, पहले मैंने बता दिया था, मतलब एब्सोल्युटली इसका वैल्यू कितना है और प्लस माइनस से कितना होगा, ये टर्म्स में आप मुझे इसे लिख के बता दो। तो उसी के लिए हमने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए। A1 A2 AN तक हमारे पास डेटा आया, उसका मीन निकाला। मीन निकाल के हमने हर एक इंडिविजुअल को ऐसे माइनस करके निकाल दिया। तो इसमें ये जो है, दिस डिनोट्स डिले इन अब्सेंस ऑफ एनी अदर मेथड टू नोइंग ट्रू वैल्यू वी कंसीडर अर्थमेटिक मीन एज अ ट्रू वैल्यू, पहले देख चुके हैं। देन द एरर इन द इंडिविजुअल मेजरमेंट, ये हो गया। अब बताओ, डेल ए कैलकुलेटेड above may be positive in certain cases and may be negative in some other cases। मतलब इसमें कुछ पॉजिटिव भी हो सकता है, कुछ नेगेटिव भी हो सकता है। जैसे मैंने आपको बताया था, 110 था तो -10 आ गया था, 100 है तो 90 है तो +10 आ गया था। तो कुछ भी हो सकता है। अदर केसेस, बट द एब्सोल्यूट एरर डेल ए विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। लेकिन एब्सोल्यूट एरर हमेशा एक पॉजिटिव वैल्यू होना चाहिए। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, अब जो इंडिविजुअल मेजरमेंट में जो एरर आया था वो सब का मॉड लेंगे। ठीक है, देखो अब हमने क्या निकाल लिया कि द अर्थमेटिक मीन ऑफ ऑल द एब्सोल्यूट एरर इज टेकन एज द फाइनल और मीन एब्सोल्यूट एरर। मतलब जितने भी ये एब्सोल्यूट एरर इंडिविजुअल मेजरमेंट का था, सबका मॉडुलस के साथ हमने ऐड कर दिया। मॉडुलस में साइन गायब हो जाता है, कहने का मतलब 1 का भी मॉडुलस 1 होगा और -1 का मॉडुलस भी 1 ही होगा। तो डेल A1 डेल A2 सबको हमने सम किया और n से डिवाइड कर दिया, तो इसका जो मीन आ गया हम डेल A मीन कहेंगे। ये हमारे पास में आ गया अर्थमेटिक मीन। तो हम कह सकते हैं if we do a single measurement the value we get may be in the range of। अब बताओ, यदि हमने सिंगल मेजरमेंट किया, अब हम वहाँ पे उस ट्रू वैल्यू उस बात पे आ गए कि चलो इस सर्किट में हमने सब चीज़ सेम रखा, यहाँ पे वोल्टेज सोर्स सेम रखा सब चीज़, और यहाँ पे यदि इस वोल्टेज को आपको बताना है, जिसको हम A से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, इसको बताना है, तो क्या लिख सकते हैं, तो हम कहेंगे कि इसका ट्रू वैल्यू तो A मीन है, लेकिन हर कभी भी मेजर करोगे तो प्लस या माइनस डेल A मीन इतना ही रहेगा। तो हम मेजरमेंट विथ अनसर्टेनिटी उसे बता दिए। ठीक है, तो A मीन, तो इसका मतलब जो भी वैल्यू एग्जैक्ट है वो A मीन ट्रू वैल्यू और प्लस माइनस
इतना का उसमें अनसर्टेनिटी हो सकता है। ठीक है, तो अब बताओ इस अनसर्टेनिटी का मतलब क्या हो गया कि माइनस में यहाँ से शुरू होके और प्लस में यहाँ तक ये क्या करेगा, वेरी करेगा। एग्जाम्पल के लिए किसी ने कह दिया कि ये जो वोल्टेज होगा 100 प्लस माइनस 10 वोल्ट होगा, तो इसका मतलब क्या हो गया, सबसे मैक्सिमम 110 वोल्ट होगा और सबसे मिनिमम 100 माइनस 10 क्या होगा, 90 वोल्ट होगा। मतलब V जो लाई करेगा वो इन्हीं दोनों के बीच में लाई करेगा वोल्टेज। गॉट इट, गॉट इट। तो ये चीज़ इसने कह दिया एब्सोल्यूट एरर क्या है। तो एब्सोल्यूट एरर आपको समझ में आ गया। सबसे पहले आप मीन निकालोगे, मीन निकालने से आपको ट्रू पता चल जाएगा। हर इंडिविजुअल मेजरमेंट का एक एक्सपेरिमेंट करके हर इंडिविजुअल मेजरमेंट का आप एब्सोल्यूट एरर निकाल के उसका क्या निकाल दोगे, मीन निकाल दोगे, तो वो उसका अनसर्टेनिटी हो जाएगा, वो एब्सोल्यूट एरर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इंस्टीड ऑफ द एब्सोल्यूट एरर वी ऑफन यूज द रिलेटिव एरर और द परसेंटेज एरर, जिसको इस तरह से डेल ए रिप्रेजेंट किया जाता है। एब्सोल्यूट एरर को ना करके डेल ए ऐसा करके चीज़ों को लिख दिया जाता है, जैसे हम रिलेटिव एरर कहते हैं। ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है। जैसे कोई एक चीज़, मेरी बात को समझना, 1 लाख कुछ क्वांटिटी है, कोई क्वांटिटी है जो 1 लाख है और उसमें 10 अमाउंट का अनसर्टेनिटी है, और एक क्वांटिटी 20 है और उसमें 10 अमाउंट का अनसर्टेनिटी है। कहने का मतलब एक मेजरमेंट आपने बताया 10 और प्लस 20 और प्लस माइनस 10। सपोज करो कि एक कोई चीज़ मेजरमेंट है जो ऐसा बताया आपने, कोई दूसरा मेजरमेंट है जिसे आपने बताया 100,000 प्लस माइनस 10। अब बताओ इन दो मेजरमेंट में कौन आपको ज़्यादा एक्यूरेट दिख रहा है। देखो 20 में 10 होना बड़ा खतरनाक है। ये रेंज कितना हो गया, 10 से लेके 30 के बीच में ये मेजरमेंट, ये कितना हो गया, 1 लाख में 10, 1 लाख 10 और नीचे 1 लाख में 10 वो मिला लीजिए, ये बड़ा अच्छा है। 1 लाख में 10 अमाउंट का एरर तो कुछ बड़ी बात नहीं है, 20 में 10 अमाउंट बहुत बड़ी बात है। लेकिन ये चीज़ कैसे दिखेगा, ये रिलेटिव से दिखेगा कि ये 20 का कितना परसेंट है, तो वहाँ पे एग्जैक्ट रिप्रेजेंटेशन आते रहेगा। इसीलिए क्या किया जाता है कि एब्सोल्यूट एरर लिटिल बिट कंफ्यूजन क्रिएट कर देगा। ठीक है, 10 अमाउंट का एरर आपको हो सकता है 20 में ज़्यादा दिख रहा है, 1 लाख में कुछ भी ना दिखे। ठीक है, तो रिलेटिव एरर उस इंफॉर्मेशन को कंटेन रखेगा कि अच्छा इतना परसेंट का एरर है, अब देखना आसान हो जाएगा, इसीलिए CA से बताया गया। ठीक है, मकसद पता चल गया। रिलेटिव एरर इज द रेशियो ऑफ द मीन एब्सोल्यूट एरर डेल ए मीन टू द मीन वैल्यू ए मीन ऑफ द क्वांटिटी मेजर्ड। मतलब इन जनरल ए कोई भी क्वांटिटी था तो उसको लिखते कैसे थे, ए मीन प्लस माइनस डेल ए मीन। ठीक है, लेकिन अब आ गया कि यदि डेल ए हमें यदि लिखना है, परसेंटेज एरर या रिलेटिव एरर लिखना है, तो कहा कि सिंपल डेल ए मीन जो है उसमें डिवाइड कर दो कितना से, ए मीन से। तो एक्चुअली अब ये डिवीजन हमको बड़ा अच्छा इंफॉर्मेशन देगा। देखो कहीं पे भी डिवीजन रहता है 8/4 = 2 मीन्स अपर पार्ट इज हाउ मच टाइम्स ऑफ लोअर पार्ट, तो आंसर इज 2। अपर पार्ट इज हाउ मच टाइम्स ऑफ लोअर पार्ट, 2। डेल ए मीन इज हाउ मच टाइम्स ऑफ ए मीन, ट्रू वैल्यू का कितना पोर्शन क्या है, ऊपर वाला पोर्शन है। मतलब ऐसा नहीं जैसे ये 4/8 रहता तो ये 1/2 आता, तो अपर पार्ट इज हाउ मच टाइम्स ऑफ लोअर पार्ट, 1/2, 50% है ना, इसको परसेंटेज में देखते हैं 50% है, ऊपर जो है वो 50% है। तो अब ये चीज़ इंफॉर्मेशन अच्छा हो गया कि डेल ए मीन मतलब दैट एब्सोल्यूट एरर इज हाउ मच टाइम्स ऑफ एब्सोल्यूट एरर। अब ये रिलेटिव जो पार्ट हो जाएगा वो थोड़ा इंफॉर्मेशन अच्छा देगा कि नहीं। जैसे यहाँ पे देखिए 10 जो है वो 1 लाख का कितना परसेंट है, माइन्यूट फ्रैक्शन ऑफ परसेंट हो गया, लेकिन 10 20 का कितना परसेंट है, 50% है सीधे। तो यहाँ 50% एरर है, यहाँ पे 0.0000 समथिंग परसेंट एरर है। समझ में आ रहा है, तो इसलिए एब्सोल्यूट एरर ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, एक्चुअल चीज़ों को ज़्यादा बताएगा। ठीक है, तो इसलिए हम एब्सोल्यूट एरर को छोड़ के रिलेटिव एरर पे आ जाते हैं।
ठीक, तो रिलेटिव एरर का आपको पता चल गया। तो हमेशा रिलेटिव एरर ऐसा दिया जाएगा। ये हो गया रिलेटिव एरर, डेल मीन अपॉन ए मीन। इसी को परसेंटेज में रखना है तो क्या करेंगे, सिंपल हम उसमें 100 से परसेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो परसेंटेज एरर हो जाएगा। गॉट इट। अब एक एग्जाम्पल से हम इसको देखते हैं। ठीक, इस एग्जाम्पल को ध्यान से हम देखते हैं और यहाँ से आपको बहुत अच्छा आपको सारे इंफॉर्मेशन का यहाँ पे वो मिलेगा। देखो एग्जाम्पल 2.6 को देखो, 2 clocks are being tested against a standard clock located in a national laboratory at 12 noon by the standard clock. The reading of the 2 clocks are, 2 क्लॉक 1 और क्लॉक 2 लिया गया और एक हमारे पास में स्टैंडर्ड क्लॉक है जिसका टाइम चेंज नहीं होता, वो एटॉमिक क्लॉक होगा जो आपने शुरुआत में पढ़ा था। ठीक है, जो लेबोरेटरी में रखा हुआ है। ये 12:00 का मतलब हो गया ये आवर है, ये मिनट है और ये सेकेंड है। ठीक है, देखो मंडे को जब सेम 12:00 स्टैंडर्ड क्लॉक के समय देखा गया तो क्लॉक 1 रीड कर रहा था 12:00:05। ये देखो 05 सेकेंड ज़्यादा रीड कर रहा है, लेकिन जो क्लॉक सेकेंड है वो तो बहुत ही बेकार है, ये रीड कर रहा है 10:15:06। ये देखो कहाँ पहुँच गया, 12 यहाँ इसके नज़दीक होना चाहिए था ना, ये 10 बज ही रहा है, 10:15:06। ट्यूसडे को जब देखा गया तो पहला क्लॉक 12 तो ठीक है, 1 मिनट 15 सेकेंड फिर अलग हो गया, मतलब इसी समय में देखा गया ट्यूसडे को, ये फिर से 10:14:59 है। जब वेडनेसडे को देखा गया तो 11, देखो इसने अब थोड़ा सा चेंज लाया लेकिन 11:59 है, 60 मिनट जैसे होगा तो 12 होगा तो तब भी नज़दीक है 12 के, लेकिन ये 10:15:18 है। थर्सडे को देखा गया, फिर फ्राइडे को देखा गया, फिर सैटरडे को देखा गया और संडे को देखा गया, ये डेटा आया। तो डेटा रीड करना भी बहुत ज़रूरी है। 12 बजे स्टैंडर्ड क्लॉक के रिस्पेक्ट में ये चीज़ आपके पास में आया है। अब आप देखो, if you are doing an experiment that requires precision time interval measurement, which of the two clock will you prefer? लेकिन अब देखो आपको ये कहा कि मुझे एरर मत बताओ, क्लॉक फर्स्ट या क्लॉक सेकेंड किसने ज़्यादा एरर दिया वो मत बताओ, मुझे बताओ कि किसने प्रिसाइज मेजरमेंट दिया, ठीक है। उसके लिए हमें पकड़ना पड़ेगा कि इसने सबसे लोएस्ट और सबसे हाईएस्ट कितना दिया है। तो आप इसको देखोगे तो इधर पहले कॉलम में तो हर जगह पे 10 है, तो पहले से कंपेयर करना तो मुश्किल है। हाँ, दूसरी जगह पे ये चेंज हुआ है, 15, 15, 15 और 14 आ गया, तो ऑब्वियसली आपको 14 और 15 में कंपेयर करना है। तो अब यहाँ पे देखेंगे कि 14 में सबसे लोएस्ट कौन सा है, 1453, और 15 में सबसे हाईएस्ट क्या है, 1524। ठीक है, ये दो डेटा ऐसा है जहाँ पे डिफरेंस सबसे ज़्यादा दिख रहा है। कितने का, ये 53 और 24 है, तो इसमें डिफरेंस कितने का हो जाएगा, वो चीज़ हमें देखना है। और यहाँ पे उसी तरह से आप देखोगे सबसे लोएस्ट ये 1159 इतना दिखाया और सबसे हाईएस्ट ये दिखाया, तो इसके बीच में क्या डिफरेंस है। ये डेटा का जो डिफरेंस होगा यही बता देगा कि कौन ज़्यादा प्रिसाइज है, क्योंकि इसने प्रिसीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा था। ठीक है, तो देखो द रेंज ऑफ वेरिएशन ओवर द 7 days ऑफ ऑब्जर्वेशन इज 162 सेकेंड फॉर क्लॉक फर्स्ट। क्लॉक फर्स्ट के लिए 162 सेकेंड है। ठीक है, कैसे 162 सेकेंड है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये 50 है और ये 8 है। ठीक है, तो 2 सेकेंड यहाँ पे जोड़ लो और 1 मिनट के यहाँ पे उसको जोड़ लो। ठीक है, तो ये हो जाएगा 162 क्लॉक फॉर क्लॉक 1 एंड इसमें क्लॉक 2 के लिए जस्ट 31 सेकेंड है, क्योंकि देखो आप यहाँ पे 1 सेकेंड का यहाँ पे आ गया, सेकेंड के फॉर्मेट में देखेंगे तो 1 मिनट मतलब यहाँ पे देखो यदि 53 है तो इसमें 7 और जोड़ दोगे तो ये 15 हो जाएगा, है ना। 60 सेकेंड में मिनट होता है, तो इसमें +7, तो +7 ये एक यहाँ पे आ गया और 24 यहाँ पे आ गया, तो टोटल मिलके 24 + 7 31 सेकेंड हो गया। तो 31 सेकेंड का ही डिफरेंस है इन दोनों में। ठीक है, यहाँ पे जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा,
जैसे 59 मिनट हो चुका है, तो इसमें 1 मिनट पूरा होने के लिए इसमें 60 माइनस 8 चाहिए सेकेंड, तो 60 माइनस 8 सेकेंड कितना हो जाएगा 52। तो 52 यहाँ पे हो गया, तो 52 जैसे हो गया वो 12 हो गया, फिर 1 मिनट और 50 सेकेंड यहाँ पे, 1 मिनट का पूरा 60 और प्लस ये 50 और प्लस 52 सब कुछ जोड़ोगे तो 162 आ जाएगा। ठीक है, तो इन दो क्लॉक में जो डिफरेंस है 31 सेकेंड का 162 सेकेंड का, आप कहोगे कि यहाँ पे जस्ट 31 सेकेंड का डिफरेंस है और ये क्या है सीधे 162 सेकेंड का डिफरेंस है टाइम में। अब मुझे बताओ जरा दोनों क्लॉक को देखते हुए, सेकेंड क्लॉक ठीक है 10 हमेशा 12 बजे को 10 बजे वो कह रहा है, लेकिन हर दिन वो जो डिफर किया है डेटा सबसे मैक्सिमम 31 सेकेंड से डिफर किया है, लेकिन क्लॉक 162 सेकेंड से डिफर किया। तो हाई प्रिसाइज कौन हो गया, सेकेंड क्लॉक हो गया। अब आपको इसको यूज करने के लिए एक्चुअली में इसमें क्या हुआ होगा कि किसी ने 12 बजे 2 घंटा पीछे कर दिया होगा सुई को, तो आप उसे 2 घंटा आगे कर दो, मतलब 10 को 12 बजा दो और उसके बाद क्लॉक को छोड़ दो। ये सिर्फ 31 सेकेंड का क्या करेगा डिफरेंस देखा एक वीक में उसी के आसपास, तो क्लॉक 2 मोर प्रिसाइज हो जाएगा। तो आप यूं कह सकते हो कि क्लॉक 2 इज हाईली प्रिसाइज बट लेस एक्यूरेट, क्लॉक 1 इज लेस एक्यूरेट बट नहीं सॉरी हाई एक्यूरेट बट लेस प्रिसाइज। तो एक्यूरेसी का मतलब एरर का सोर्स यदि पता हो तो हम उसे मिनिमाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें इस एरर का सोर्स ढूंढेंगे कि 12 बजे को 10 बजे ये क्यों कह रहा है। ओ इसका जो आवर का जो कांटा है इंडिकेटर है वो 2 घंटा पीछे किसी ने कर दिया है, चलो उसको शिफ्ट करके रख दो वहाँ पे। जैसे शिफ्ट करके रखोगे हाई प्रिसीजन के साथ में ही देगा, तो इसका चॉइस अच्छा रहेगा। समझ में आया? पढ़ाई लिखाई से दूसरी दुनिया ओपन होती है जहाँ पे देखने का नज़रिया बदलता है। ऐसे सीधे ऐसे डेटा को देख के नहीं कह सकते कि वो चलो क्लॉक 1 लेके चलो, ये तो 12 बजे को देखो 12 बजे एटलीस्ट तो दिखा रहा है, ऐसा तो नहीं है कि 12 बजे को 10 बजे दिखा रहा है। सिंपली नहीं देखना है, प्रेसिजन देखना है, एरर का सोर्स देखना है। क्या एरर मिनिमाइज कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं, तो हाई प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट ले लें। ठीक है, ये चीज़ पढ़ना होता है। करेक्ट? तो हर एग्जाम्पल इसमें बहुत ही सिलेक्टेड है और बहुत ही बढ़िया है। ठीक, अब नेक्स्ट में हम चलते हैं। तो क्लॉक 2 इज़ टू बी प्रीफर टू क्लॉक 1, क्यों? क्योंकि हम उसको करेक्ट कर सकते हैं अपना उसके एरर को। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 2.7। पहला क्वेश्चन आपको प्रेसिजन और एरर को अच्छे से समझने के लिए था। एग्जाम्पल 2.7 क्या दिया? वी मेजर द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। मतलब एक पेंडुलम हमने देखा, पेंडुलम आपके पास क्या होता है कि वो क्या रहेगा, दो खास इसके बीच में इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर ऐसे ऐसे करता रहेगा। ठीक है, तो एक पेंडुलम है और उसको हम देख रहे हैं वी मेजर द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ द सिंपल पेंडुलम। अब देखो जैसे t=0 यहाँ से शुरू हुआ था, यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया और फिर वापस आ गया, तो हम कहेंगे कि 1 टाइम पीरियड ये हो गया इसका। फिर जाएगा, फिर आएगा, फिर 2 टाइम पीरियड हो जाएगा, फिर 3 टाइम पीरियड हो जाएगा, तो उसे हम कर रहे हैं। तो इन सक्सेसिव मेजरमेंट द रीडिंग टर्न आउट टू बी, जो टाइम पीरियड तो हुआ क्या, पहले में t आया लेकिन दूसरे में भी t आना चाहिए था, वो t ना आके कुछ दूसरा आ गया। तो पहले में t1 आया, दूसरे में t2 आया, तीसरे में t3 आया, ऐसे करके थोड़ा अलग अलग ये आ रहा है। 2.63, 2.56, 2.42, 2.71, 2.80। कैलकुलेट द एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर। आपको तीनों चीज़ कैलकुलेट करना। तो डेटा मालूम है, सबसे पहले आप क्या मान लोगे, मीन निकाल लोगे। तो तीनों चीज़ का समेशन करके 5 कर दिया, तो ये एक्चुअली में वहाँ पे जो सिखाया गया है ए मीन उसके बराबर हो गया। तो ए मीन का वैल्यू आपको पता चल गया। अब ए मीन निकालने के बाद में आपको डेल ए मीन भी निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए इंडिविजुअल जो डेटा है उसका हमें क्या करना पड़ेगा, एरर निकालना पड़ेगा, फिर उसका मॉड लेना पड़ेगा और फिर वो मॉड लेके हम क्या करेंगे, निकालेंगे। तो देखो वो जो वहाँ पे ये चीज़ आ गया, ये इतना आ गया, इसको ट्रू वैल्यू मान सकते हो। ये जो है ये एक्चुअली में ए मीन आ गया और इसको हम ट्रू वैल्यू कह सकते हैं कि उसका निकल गया। अब हम क्या करेंगे, ईच इंडिविजुअल रीडिंग का पहला 2.63 था, माइनस 2.62 कर देंगे। 2.56 था माइनस, सब में हमने ये माइनस करके हर को देख लिया। तो वहाँ पे भी देखा था कि कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव आएंगे, तो आ रहे हैं। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और देख सकते हो, इस पूरे पार्ट को सम करके देखना तो 0 आता है कि नहीं। ठीक है, क्लियर ऑब्जर्वेशन के लिए। अब यहाँ पे हमने क्या किया, हर एक
मेजरमेंट का इंडिविजुअल एरर ले लिया, डेल A1, डेल A2, डेल A3, डेल A4 ऐसा करके, नोट दैट द एरर हैव द सेम यूनिट एज द क्वांटिटी टू बी मेजर्ड। देखो जैसे आम, 4 आम में से 2 आम निकालोगे तो 2 आम बचेगा, ना कि 2 अमरुद बच जाएगा। तो कहने का मतलब ये सेकंड है, ये सेकंड है, डिफरेंस करके आएगा तो क्या आएगा, सेकंड में ही आएगा, तो सेम यूनिट होगा, ये चीज़ उसने बताया। तो अर्थमेटिक मीन अब इस एब्सोल्यूट एरर का लेते हैं। तो अर्थमेटिक मीन इसका लेंगे तो हम उसका क्या करेंगे, हर चीज़ का पॉजिटिव वैल्यू सिर्फ ले लेंगे, नेगेटिव को इग्नोर कर देंगे, इसको मॉडुलस कहते हैं, ठीक है। अपॉन 5 कर दिया तो यहाँ पे 0.11 आ गया। तो आपको पता चल गया कि एक्चुअल में जो टाइम पीरियड होना चाहिए वो 2.62 और प्लस माइनस 0.11 का होना चाहिए। गॉट इट, ये हो जाएगा, यही आंसर है। ठीक है, देखो ये आ गया। अब कुछ एडिशनल भी इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन दिया है, उसको भी देख लेंगे। ये आगे के सब्जेक्ट मैटर को बिल्ड कर रहा है, ठीक है, तो इसको समझना ज़रूरी है। जैसे यहाँ पे हमने देखा था उसमें कि यहाँ पे इसका मीनिंग हुआ कि 2 पॉइंट इतना से इतना सेकेंड के बीच में ही ये लाई करता है। तो 2.62 प्लस माइनस 0.1 सेकेंड, तो प्लस में भी और माइनस के बीच में वो लाई करेगा। तो हम इन दोनों के बीच में, तो यहाँ पे देखिए 2.62 प्लस 0.11 मतलब 2.73 सेकेंड, और ये माइनस कर देंगे तो 2.51 के बीच में ही वो लाई करेगा। As the arithmetic mean of all the absolute error is 0.11 second, there is already an error in the 10th of the second. अब आप सोचो मुझे, जैसे ये अब देखो कुछ चीज़ें समझाना यहाँ पे, अब थोड़ा सा ध्यान देना, ये सब चीज़ बड़ा अच्छा चीज़ है जो नेक्स्ट टॉपिक में आपको बड़ा हेल्प करेगा। इसने कहा कि जो एरर हम यहाँ पे निकाल रहे हैं वो एरर 2.62 प्लस माइनस 0.11, एरर ही 0.11 का है, मतलब पॉइंट के बाद जो ये 2 पार्ट है उसमें तो एरर है, उतना तो एरर है। तो 2.62 लिखने का उसमें कहेगा कि 0.1 देयर इज ऑलरेडी एन एरर इन द 10th ऑफ द सेकेंड, 10th ऑफ द सेकेंड में ऑलरेडी एरर है, हेंस देयर इज नो पॉइंट टू गिविंग द पीरियड टू द 100, मतलब 100 में देने की जरूरत नहीं है। 10th यहीं पे जब एरर है तो वहाँ देने की क्या ज़रूरत है। तो इसलिए उसने कहा कि 2.63 2.51 हम देख रहे हैं कि यहीं पे जो इसका 10th पोजीशन है वहीं पे एरर है, तो उसमें देने की ज़रूरत नहीं, इसलिए हम इसको 2.6 ही लिख दिया, और 0.11 को 0.1 सेकेंड ऐसे लिख दिया, ठीक है, मोर करेक्ट वे ऐसे लिख दिया। अब ये जो प्रोसीजर हमने किया है इसके लिए पूरा एक टॉपिक इसके लिए डेडिकेटेड है, उसको हम देखेंगे। नोट दैट द लास्ट न्यूमेरिकल 6 इज अनरिलायबल। इसमें इवन जो 6 है वो अनरिलायबल है, क्योंकि 2.73 जो हुआ है और 2.51, देखो ना 2.73 से लेके 2.51 के बीच में कुछ भी हो सकता था, हमने उसमें 2.6 तक रख दिया, क्योंकि हम देख रहे हैं कि इसमें तो एरर खुद ही है, 0.11 का खुद ही एरर था, 2.6 रख दिया। एक्चुअली ये 6 भी अनरिलायबल है, 2 तो फिक्स है। देखो इसमें 2 से ज़्यादा बड़ा आया है, 2.73 से बड़ा है 2.55 के बीच में, तो 2 तो फिक्स है कि हाँ आएगा ही आएगा, लेकिन हमें ये 6 का पता नहीं है, वो 73 हो जाए, 51 हो जाए, 5.51 से लेके पॉइंट, मतलब 2.6 का मतलब 2.60 ऐसे हो गया, 51 से 73 तक इधर का पार्ट क्या हो जाएगा हमें पता नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ पे 6 जो है वो अनरिलायबल है, सिंस इट मे बी एनीथिंग बिटवीन 5 एंड 7, 5 और 7 के बीच में कुछ भी हो सकता है ना। वी इंडिकेट्स दिस बाय सेइंग दैट द मेजरमेंट हैज़ 2 सिग्निफिकेंट फिगर, मतलब यहाँ पे 2.6 में हम कहेंगे कि 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर है। इन दिस केस द 2 सिग्निफिकेंट फिगर आर 2 विच इज रिलायबल एंड 6 विच इज एन एरर एसोसिएटेड विद इट, ठीक है। यू विल लर्न दिस 2.7 में, इसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, गॉट इट। तो उसका बेस प्रोवाइड किया, हम इसको एक दूसरे एग्जाम्पल से आपको और समझाऊंगा, बहुत अच्छे से समझाऊंगा नेक्स्ट उसमें, तो जस्ट थोड़ा सा वेट कर लीजिए। बट यहाँ पे उसका एसोसिएशन दे रहा है तो अच्छी बात है कि चीज़ों को हम जान लें, ठीक है। अभी हमें परसेंटेज एरर भी निकालना था, वो बाकी था। तो डेले हमें रिलेटिव एरर निकालेंगे, तो 0.1 इसमें क्या हो गया, इसका एरर हो गया, और ये इसका ट्रू वैल्यू हो गया, तो इसको डिवाइड करेंगे और इंटू 100 करेंगे तो 4% का उसमें एरर हो गया, ये इसका रिलेटिव एरर हो गया, ठीक है। तो इस लेक्चर में आपने ये चीज़ सीख लिया कि किस तरह से हम एब्सोल्यूट एरर,
रिलेटिव एरर और निकालेंगे, और परसेंटेज एरर रिलेटिव एरर का ही एक पोर्शन है जिसमें 100 से सिर्फ मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट में आता है कॉम्बिनेशन ऑफ एरर, जो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है।